आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी रूह कांप जाएगी। यह एक ऐसे नौजवान लड़के की कहानी है जिसकी उम्र 18 साल हो रही थी और उस लड़के को उसके गुनाह के लिए उसे 2 दिन के बाद ही फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। जब जज साहब उसे फांसी की सजा सुना रहे थे, वह एकदम से चुपचाप और मासूम बनकर खड़ा था। फिर उस लड़के से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, क्योंकि हमारे देश में कानून है कि फांसी की सजा देने से पहले गुनाहगार से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। और फिर जब उस लड़के से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो वह लड़का बड़ी ही शातिर दिमाग से ऐसी आखिरी ख्वाहिश करता है कि जिसे सुनकर सबके होश आवाज उड़ जाते हैं और फिर उसे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने की इजाजत मिल जाती है। और उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि वह एक रात के लिए किसी भी लड़की से शादी करेगा और फिर उसके साथ पूरी रात बिताएगा। सभी लोग उसकी आखिरी ख्वाहिश को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चलने लगता है, आखिर एक रात के लिए इस लड़के से कौन लड़की शादी करेगी, आखिर कौन लड़की एक रात की दुल्हन बनेगी और उसके अगले दिन ही वह लड़की विधवा हो जाएगी, क्योंकि इस लड़के को तो 2 दिन के बाद ही फांसी की सजा दी जानी थी। आखिर इस लड़के के साथ क्या होता है और कौन लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार होती है और फिर एक रात की दुल्हन बनने के बाद उस लड़की के साथ क्या होता है, जानने के लिए आप हमारी पूरी कहानी पढ़े। उस लड़के की उम्र सिर्फ 18 साल हो रही थी। सभी लोग इस जेल में इस लड़के को कैदी नंबर 511 के नाम से जानते थे। इसकी उम्र बहुत ही कम थी और इसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश और मासूमियत थी। इसकी उम्र ही ऐसी थी, इसे ना तो मासूम कहा जा सकता था और ना ही मक्कार कहा जा सकता था। जब भी मैं इस लड़के को देखती, एक गहरी सोच में पड़ जाती थी। न जाने क्यों मुझे इस लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि अभी यह सिर्फ 18 साल का ही था और इतनी कम उम्र में ही यह इस दुनिया को छोड़कर जा रहा था, जबकि इसके लिए तो अभी यह दुनिया पूरी तरह से खुली भी नहीं थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इससे पूछूं, आखिर इसने कौन सा गुनाह किया है जो कि इतनी कम उम्र में इसे फांसी की सजा हो गई थी। मगर उसके चेहरे पे इतनी मायूसी होती थी कि मेरे उससे बात करने का भी दिल घबराता था। मेरा नाम सिखा है और मैं जेल में एक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरे दिल भी सख्त था, मगर जब भी मैं इस कैदी को देखती तो उसे देखकर मेरा दिल मोम की तरह पिघल जाता था और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता है आप किसी कैदी से इस तरह खुलकर बात कर सके। और आज मुझे ऑर्डर मिला था कि कैदी नंबर 511 को सजा देने का वक्त आ गया है। 2 दिन के बाद ही उसे फांसी देनी है, इसलिए उसको उसके घर वालों से मिलाया जाना चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, क्योंकि आज मैं खुद उस कैदी को उसके ये सजाए मौत के बारे में सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हुए जा रहा था। फिर जब मैं उसके पास पहुंची, मैंने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। फांसी देने से पहले इंसान को उसके उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और यह एक तरफ से हक भी है जो कि सजाए मौत के कैदी को दी जाती है, चाहे वो अपना पसंदीदा भोजन खाए, चाहे फिर अपने पसंद के आदमी से मिलना चाहे। उन कैदियों की जो भी आखिरी इच्छा होती है उसे अवश्य पूरी की जाती है। कैदी नंबर 511, जिसका नाम विक्रम राठौर था, आज उसको उसके घर वाले भी मिलने के लिए आए थे। मुझे लगा शायद यही उसकी आखिरी ख्वाहिश होगी, वह आखिरी बार अपने परिवार के सभी सदस्यों को देख ले, अपनी माँ का प्यार वाला हाथ अपने सर पर आखिरी बार रख ले। मैंने देखा कि उसकी माँ उसके गले लगाकर रो रही थी और कह रही थी, बेटा मुझे पूरा यकीन है भगवान तुझे सजा नहीं होने देंगे और तुझे सजा से जरूर बचा लेंगे। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। यह सब देखकर मुझे उस औरत पर तरस आने लगा और मैं सोचने लगी, सच में माँ कितनी भोली होती है, जबकि उन्हें पता ही है इनके बेटे को सजाए मौत तो होनी ही है, फिर इसे भला कौन रोक सकता है। असल में अगले दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ऑर्डर मिला था कि मैं विक्रम को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा का काम किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि विक्रम की आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलने की ही होगी, उसके बाद वह कोई और ख्वाहिश नहीं करेगा, बस सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं यह नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश
इतनी अनोखी और निराली होगी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसे घर वालों से मिलवाने के बाद वापस से जेल में बंद कर दिया गया। अब उसके पास सिर्फ 48 घंटा रह गया था। मैंने उसे जल्दी से पूछा, विक्रम तुम अब अपने घर वालों से मिल लिए हो, अब तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश तो बाकी नहीं रही होगी। लेकिन उसने फिर जो बात कही उसे सुनकर मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरी अभी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है और मैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता हूँ। उसने बहुत ही भरोसे के साथ मुझे यह जवाब दिया था। मैंने पूछा, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? वह कहने लगा, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश जरूर ही पूरा होगा क्योंकि यह तुम्हारा हक है। वह कहने लगा, मैं एसपी साहब से मिलना चाहता हूँ और उन्हीं के समक्ष अपने आखिरी ख्वाहिश बताऊंगा। मैंने उसे एसपी साहब के पास पेश किया क्योंकि ऐसा नहीं करती तो अगले दिन संडे था और फिर मंडे को उसे फांसी की सजा हो जानी थी। एसपी साहब विक्रम को देखते ही बोले, बोलो बच्चा, तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश है? मैं हैरान थी कि एसपी साहब इतनी नरमी से इस कैदी के साथ कैसे पेश आ सकते थे, मगर शायद वह भी उसकी हकीकत को जानते होंगे, उसका कसूर क्या है और उसे सजा क्यों मिली है। यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा और सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे। फिलहाल जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, उसने कहा कि एसपी साहब, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताला ही लग गया। फिर एसपी साहब ने होशियारी से काम लिया और कहा, देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा दे, मगर तुमसे शादी करने के लिए कौन मानेगा? कौन कमबख्त तुमसे शादी करना चाहेगा? क्योंकि तुम्हारे घर वाले अमीर भी तो नहीं है। इसलिए तुम यह ख्वाहिश छोड़ दो। कोई और चीज हो तो बता दो, खाना पीना, किसी से मिलना चाहो तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो और यह हमारे लिए दुख की बात है। मगर कानून सख्त है और कानून वैसे भी सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र का मासूम हो या फिर ज्यादा उम्र का बदमाश, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें सजा क्यों हुई है, क्योंकि तुम्हारा केस तो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन तुम्हें सजाए मौत मिली है तो कोई बड़ी वजह अवश्य ही होगी। इसलिए अब तुम किसी ढंग के ख्वाहिश का इजहार करो तो हम तुम्हारी वह ख्वाहिश अवश्य ही पूरी करेंगे, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने पहले जो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी उसमें कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। फिर हम कैसे तुम्हारी शादी किसी के साथ करवा दे? एसपी साहब की बात सुनकर विक्रम कहने लगा, साहब, मेरी आखिरी ख्वाहिश तो यही है और इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे कि मेरी शादी खुद पर खुद हो जाएगी। अब तो उसकी बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं भी वहीं पर एसपी साहब के समक्ष ही खड़ी थी और उन दोनों की बातों को सुन रही थी। एक बार तो मेरे मन में यह ख्याल आया, कहीं यह जेल के किसी औरत से ही शादी करने की बात न कह दे। फिलहाल विक्रम ने कहा कि एसपी साहब, आप हमारे घर के बाहर अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि विक्रम जो जेल में बंद है वह एक दिन के लिए सजाए मौत से पहले शादी करना चाहता है और जो भी उसकी दुल्हन बनने की ख्वाहिश रखता है वह जेल में आज शाम होने के पहले आ जाए। विक्रम की इस अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसकी हाजिर जवाबी ऐसी थी कि हम लोग परेशान हो गए थे। फिर हमने कहा, ठीक है, हम लोग तुम्हारे घर के बाहर अनाउंसमेंट करवा देते हैं, लेकिन हमें इतना यकीन है तुमसे शादी करने के लिए कोई नहीं आएगा। आखिर क्यों कोई लड़की अपनी भविष्य बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए वह क्यों किसी कैदी की दुल्हन बनेगी? अपने माँ बाप को क्यों रुस्वा करेगी? खैर, विक्रम को हम लोगों की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और वह बस यही कहने लगा कि सिर्फ आप एक बार अनाउंसमेंट करवा दीजिए, क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। उसके बाद अगर कोई नहीं आया तो मैं और कोई ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे भला सजाए मौत ही दे दिया जाए। हमने विक्रम की ख्वाहिश पर काम करते हुए उसके घर के बाहर अनाउंसमेंट करवा दिया। साथ में यह भी बताया वह सजाए मौत का कैदी है। 2 दिन के बाद उसे उसके जुल्म के लिए फांसी दी जाएगी और वह इस दुनिया से चला जाएगा।
अगर कोई लड़की फिर भी उससे शादी करना चाहता है तो थाने में आ जाए, वहां से उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। हमें तो यह मजाक ही लगा था और हमने सोच लिया था कोई भी लड़की या औरत विक्रम से शादी करने के लिए नहीं आएगी। लेकिन फिर करीब 1 घंटे के बाद सिपाही ने आकर बताया कि जेल में एक लड़की आई है जो दुल्हन के कपड़ों में है और उसके साथ पंडित जी भी है। मुझे यह बात बड़ी ही हैरान नहीं लगी। मुझे लगा कि शायद सिपाही यूं ही कह रहा होगा, पर जब मैं और एसपी साहब बाहर गए, यह देखकर हैरान रह गए थे। सामने एक खूबसूरत लड़की, बड़ी ही मुश्किल से 17 से 18 साल की होगी, वो खड़ी थी और उसके साथ पंडित जी भी थे। पंडित जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने लड़की की शादी करने का बेड़ा उठाया है। उसके पास कोर्ट का रजिस्टर भी था, जबकि लड़की बहुत अच्छी से तैयार थी। लड़की का मेकअप और उसकी तैयारी देखकर लगता था यह सब तो पहले से ही तैयार करके रखा गया था। अब मुझे विक्रम पर शक होने लगा था कि उसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। एक दिन के लिए किसी को अपनी दुल्हन बनाकर उसे क्या मिलेगा? यह लड़की कौन है? मैंने पंडित जी से पूछा तो कहने लगे, जी मुझे नहीं पता, यह मेरे पास दुल्हन के कपड़े पहने हुए आई थी और आते ही मुझे कहने लगी मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस लड़की के दिल में क्या है। मैंने इसे बहुत समझाया, तुम ऐसा मत करो, लेकिन यह कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। यह लड़की किसी भी कीमत पर बस विक्रम से शादी करना चाहती है। मैंने उस लड़की को कहा, तुम तो यह बात अच्छी तरह से जानती ही हो, 2 दिन के बाद उसे सजाए मौत हो जाएगी और फिर तुम उसकी विधवा बन जाओगी। तो वह मुझे कहने लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मैं एक दिन तो अपने विक्रम के साथ बिताऊंगी, मेरे लिए यही काफी है, क्योंकि मैं विक्रम से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। न जाने यह लड़की विक्रम से इतना प्यार क्यों करती थी कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। बड़ी ही अजीब बात थी। खैर हमारा काम तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी थी। हमने किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं किया। पंडित जी को बुलाया गया और फिर विक्रम को भी जेल से निकालकर पंडित जी और उस लड़की के समक्ष बैठा दिया गया। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने उन दोनों की शादी संपन्न करवा दी। शादी होते ही विक्रम कहने लगा, वादे के हिसाब से अब यह मेरी दुल्हन है और आज यह सारी रात मेरे साथ वक्त गुजारेगी। मैं आज अपनी पत्नी के साथ अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करूंगा, क्योंकि कल यह चली जाएगी और उसके बाद आप लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लेकिन आज मैं खुश हूँ, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। विक्रम की बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है। आज मैंने वह भी देख लिया था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इस प्रेम कहानी के पीछे और भी कितनी बड़ी कहानी होगी, जो कि हम सभी के होशो हवास को उड़ाकर रख देगी। फिर एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया, तुम उस लड़की को भी विक्रम के साथ उसके ही सेल में बंद कर दो। लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। ये बेचारी खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकालने के लिए कहेगी। मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। फिर मैंने उस लड़की को भी विक्रम के साथ उसके सेल में बंद कर दिया, जहां पर की बड़ी ही मुश्किल से 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैं उन दोनों को सेल में बंद करके बाहर आ गई। मुझे लगा कि थोड़ी ही देर बाद वह लड़की तंग आ जाएगी और मुझे कहेगी कि बाहर निकालो। मैं वहीं पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद मुझे सेल से हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद कहीं यह लोग सेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं तसल्ली में थी, उस सेल का दरवाजा खोलना इतना आसान ना था। फिलहाल मेरी कोशिश थी कि विक्रम अपने माशूका के साथ अच्छे से वक्त बिता ले, और इसके अलावा मुझे उन दोनों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सेल पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था, उस ताले को कोई भी चाहकर नहीं खोल सकता था। अब काफी देर गुजर गई थी और अब मुझे नींद आने लगी थी। तभी मुझे उस सेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज आई। मैं जल्दी से वहां पहुंची तो वह लड़की जिसने विक्रम के साथ शादी की थी सेल में घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। उसने कहा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, मैं विक्रम के साथ यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे लगा शायद विक्रम ने लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। फिर उस लड़की ने कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी सेल का दरवाजा खोला, उस लड़की को आजाद किया और वापस ताला लगाकर विक्रम को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि कल का सुबह मेरे लिए
कोई बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। फिर जब सुबह हुई तो एसपी साहब ने मुझसे कहा कि विक्रम कहाँ है। मैंने कहा वह अपने सेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वह बोले मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था, वह विक्रम को लेकर आए। तुम जाकर चेक करो कि वह कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को न तो कह दिया कि मैं जाकर देखती हूँ, पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। अगर वह सच में कहीं गुम हो गया तो मैं क्या करूंगी? फिर मैं जल्दी जल्दी 511 वाली सेल में गई। वहां तो अंधेरा छाया हुआ था। मैंने विक्रम को आवाज दिया पर कोई आवाज नहीं आया। तो मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो एक मरियल सा आदमी था जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी मौत हो चुकी है। मैंने जल्दी से सेल को खोला और जब मैंने उसे हाथ लगाया, मेरी तो जान ही निकल गई। इतने में एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी आदमी को देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे। अब एसपी साहब मुझे डांटने लगे कि तुम्हें इतनी अकल नहीं, अभी तक तुम्हें इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कि तुम लोगों की समझ है आ जाए। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी लापरवाही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो उसका सारा हिसाब तुमसे लूंगा, उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उस किसी को भी तरह से भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम इस लड़की का इस्तेमाल करेगा और इसे धोखा देगा। वो खुद लड़की के दुल्हन वाले कपड़े पहनकर निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने उस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि सजाए मौत तो कैदी को दे जाती है। अब इस लड़की का क्या करे, जबकि वह लड़की मर्दाना कपड़े में हमारे सामने बैठी हुई थी। हमने उससे विक्रम के बारे में पूछा। मुझे लगा वह विक्रम को लेकर अपने दिल की भड़ास निकालेगी, लेकिन वह तो उल्टा हमें ही सुनाने लगी। आप लोगों ने विक्रम के साथ अच्छा नहीं किया, वह इस सजाए मौत का हकदार नहीं है और यह तो वक्त ही साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझे यह बात कही थी तो मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने ऑर्डर दिया अब विक्रम को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था और वह हमें चकमा देकर भाग गया था। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत तो औरत ही होती है, वह मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे खरी खोटी बातें सुना रहे थे और मेरा दिल था कि घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया, उसकी शादी करवाई, उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था। हम उस लड़की के माँ बाप तक पहुंचे और विक्रम को ढूंढे। विक्रम रात का अंधेरा में कहाँ गया था हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वह यहाँ से सुबह 4 बजे ही निकला था। मगर मुझे उस लड़की पर भी हैरानी हो रही थी और अब मेरा सारा ध्यान उस लड़की के ऊपर था। आखिर क्यों वो लड़की विक्रम की जगह बैठने पर राजी हो गई? कैसे उसने तुरंत विक्रम को अपना पति भी मान लिया? कैसे उसने यह सोच लिया कि विक्रम के हिस्से की फांसी उसे दे दी जाए? इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती थी। और फिर बिना देर के अपने उस लड़की के घर पहुंच गई। उस लड़की के माँ बाप को लड़की के बारे में पूछने लगी। उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि आप यह सवाल मेरी बेटी से ही पूछ ले, वह आपको सही जवाब देगी। फिर मैंने उस लड़की से विक्रम के बारे में पूछा, उससे कहा तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा विक्रम के साथ पहले क्या रिश्ता था। तब उसने एक अजीब सी बात कही, बोली मैं आपको विक्रम के बारे में एक एक बात सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी, क्योंकि आज वो अपने पति को भाई कह रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने उसे कहा, तुम विक्रम को भाई क्यों कह रही हो? क्या तुम लोगों ने पति पत्नी होने का नाटक किया था? फिर वह कहने लगी, नहीं वह मेरा भाई नहीं है, लेकिन मैं उसे भाई के जैसा ही प्यार करती हूँ। ठीक है, तुम उसे भाई मानती हो, फिर तुमने यह सब क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए और विक्रम को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? मेरी बात सुनकर वह लड़की कहने लगी, यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएगा। वो मुझे यहाँ ऐसे कैसे देख सकता है? फिलहाल उसने मुझसे शादी भी कर ली है और मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ और वह इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर नहीं भागेगा।
वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने मुझे कहानी सुनाई, वह सुनकर मैं तो और भी ज्यादा परेशान हो गई और मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बदलूं और दोबारा से सारे मामले की जांच करवाऊं। वो लड़की अपनी कहानी बताने लगी। वो कहने लगी कि उसका नाम सिमरन है और हम दो बहनें थी। मेरी बड़ी बहन की मंगनी विक्रम के साथ हुआ था। विक्रम बहुत ही बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही कभी कोई ऐसा वक्त आया होगा जब विक्रम डरकर भागा हो। वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था, इसलिए मेरे माँ पापा उस पर बहुत ही भरोसा करते थे। फिर जब परिवार वालों की रजामंदी से मेरी बड़ी दीदी की मंगनी विक्रम के साथ हुई तो वह अक्सर हमारे घर पर आने जाने लगा। लेकिन हमारे गांव का माहौल बहुत ही अजीब था। हर किसी की बुरी नजर हम लोगों के परिवार पर पड़ने लगी थी। एक दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे। उस दिन विक्रम दीदी से मिलने के लिए घर पर आ गया। उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी, इसलिए फिलहाल विक्रम का हमारे घर से एक मजबूत रिश्ता सा बन गया था। उस दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, वह पीछे के दरवाजे से दीदी से मिलने के लिए आया था। मैं समझ गई कि विक्रम दीदी से मिलने के लिए आया है। मैं उस वक्त किचन में चाय बना रही थी और वह दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि फिर उसी वक्त जोर जोर से कोई हमारे घर का दरवाजा खटखटाने लगा। मुझे लगा शायद मम्मी पापा आ गए होंगे। मैं दरवाजा के छेद से झांककर बाहर देखी। बाहर कोई 3-4 आदमी खड़े थे। उन लोगों को देखकर मेरी आंखों में डर समा गया, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि विक्रम जीजू अभी हम लोगों के साथ है। इन सभी आदमियों को मैं पहचानती थी क्योंकि हमारे गांव के गुंडे टाइप बदमाश आदमी थे। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, दरवाजा खोल दो नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने उनसे बहुत ही मिन्नतें की। हम लोग घर में सिर्फ दो बहनें ही हैं। मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए अभी आप लोग चले जाइए। मेरी बात सुनकर वह लोग माँ बहन की गालियां देते हुए कहने लगे, हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ा रही हो, क्योंकि हमने देखा कि हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। तुम कह रहे हो कि तुम दोनों बहन अकेले घर में हो। यह सुनकर विक्रम जीजू बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया, फिर मुझे अंदर जाने को कहा तो मैं कमरे में चली गई। फिर विक्रम जीजू से वह लोग उलझ गए और उन्हीं में से एक कहने लगे, अगर हमें पता होता यहाँ पर इस तरह की लड़कियां हैं तो हम भी 2-4 प्यार के फूल खिला लेते और पैसे भी अच्छे देंगे। यह बात सुनकर विक्रम जीजू से रहा नहीं गया, क्योंकि उन लोगों ने इतनी गलत बात कही थी। अपने होने वाली पत्नी के बारे में इतनी गलत बात कोई भी आदमी कैसे सुन सकता था? वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन विक्रम जीजू ने उस टाइम पर उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि एक तो वह बिल्कुल खाली हाथ थे और उन सभी बदमाशों के पास हथियार था। और अकलमंदी भी यही थी कि उस वक्त उनका चुप रहना ही सही था। हम बहनों के होते हुए उनसे ना लड़ा जाए। उन्होंने उन्हें समझाकर भेज दिया, मगर अब तो यह रोज की तमाशा बन गया। हर समय हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। जैसे मेरे मम्मी पापा इधर उधर होते, सब लोग हमें तंग करने लगते। और एक दिन ऐसा ही एक किस्सा हुआ जिसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी दीदी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त विक्रम जीजू भी घर पे दाखिल हुए, क्योंकि उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था और आज उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर क्या था, ऐसी लड़ाई हुई जिसमें कि मेरी बहन की जान ही चली गई। विक्रम जीजू के हाथ से भी उस आदमी का कत्ल हो गया, जिससे कि उन्हें सजाए मौत का हुक्म मिला। अगर हम लोग अमीर होते तो आज विक्रम जीजू को यूं सजाए मौत न मिलती, क्योंकि किसी के घर पर हमला करके कोई आपकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है तो उसको बचाने के चक्कर में अगर बदमाश का कत्ल भी हो जाता है, यह गुनाह नहीं कहलाता है। विक्रम जीजू ने भी जो किया था अपनी इज्जत और मर्यादा को बचाने के लिए किया था। उन पर तो किसी तरह का कोई केस बनता ही नहीं था, मगर हमारे गांव के वह बदमाश लोग ताकतवर हैं। उन्होंने विक्रम जीजू की जिंदगी को नर्क बना दिया था। फिर पैसों के बल पर विक्रम जीजू को जेल में डलवा दिया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी तो वह लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। जबकि कसूर हमारा नहीं, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर में बिना वजह बुरी नजर रखी। विक्रम जीजू से जब माँ मिलने के लिए गई थी तब उन्होंने उसे सब समझा दिया और कसम देकर कहा कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सजा नहीं होने दूंगी। यह सब कहकर वह लड़की रोने लगी और फिर कहने लगी कि विक्रम जीजू किसी बड़े वकील से मिलने के लिए शहर गए हुए हैं
और रातों रात वो अपना केस उस वकील के सामने रखेंगे। और फिर वही हुआ। विक्रम ने शहर जाकर एक अच्छा वकील किया, उसके सामने अपने केस रखा और बताया कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ। और फिर उस बड़े वकील साहब की धमकी में एसपी साहब को भी घायल कर दिया। वो कहने लगे सजाए मौत विक्रम को नहीं बल्कि उन सभी बदमाशों को होना चाहिए जिन्होंने इन लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। और फिर अब विक्रम को भी सफाई का मौका दिया गया। उसके बाद विक्रम आजाद हो गया क्योंकि उस रात वो बिना हथियार के थे। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था और ना ही उन्होंने कभी कोई हथियार खरीदा था। भगवान ने शायद उनकी सच्ची मोहब्बत की लाज रखी थी, क्योंकि इतना बड़ा केस होने के बाद भी किसी को बाइज्जत बरी होते पहली बार देखा था। आखिर में भगवान ने सच्चाई की जीत करा ही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।